हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नेम है केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन आखिर कैसे मूव करती है। देखिए, मैं यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेता हूं चैप्टर का नेम। चैप्टर का नेम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, देखो पहले बात करते हैं यहां पर। देखिए इसके नेम की, केमिकल का मतलब हो जाता है कि यहां पर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे हम। और काइनेटिक्स का मतलब होता है बेटा मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। मतलब कि हम यहां पर केमिकल रिएक्शन की मूवमेंट की स्टडी करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन आखिर कैसे मूव करती है, उसको मूव करने के लिए कौन से फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन फास्ट मूव कर सकते हैं या फिर स्लो मूव कर सकती है। ठीक है, देखते हैं वो सारी चीजें। पहले बात करते हैं हम एग्जांपल से। ठीक है, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास यहां पर, देखिए एक लिख रहा हूं मैं, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, और एक लिख रहा हूं मैं बर्निंग ऑफ वुड ब्लॉक। ठीक है, एक क्या लिख रहा हूं मैं, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, एक एग्जांपल है हमारे पास, और एक है बर्निंग ऑफ वुड ब्लॉक। दोनों की बात करते हैं। तो ध्यान से सुनो, इस एग्जांपल को ऑब्जर्व करो। पेट्रोल सॉरी पेट्रोल पेट्रोल के पास जैसे ही माचिस लगाओगे, पेट्रोल के पास जैसे ही आपने माचिस लगाई, वहां पर क्या होगा, धड़ाम से क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि पेट्रोल के सामने आप जैसे ही माचिस दिखाओगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको पता भी नहीं चलेगा, उससे पहले क्या हो जाएगा, वहां पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। सही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बर्निंग ऑफ पेट्रोल में जैसे आपने माचिस दिखाई, तुरंत रिएक्शन होगी। इसकी बात करते हैं बर्निंग ऑफ वुड ब्लॉक की। वुड के ब्लॉक को लो, उसके अगर उसको बर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा, करीबन 10-15 मिनट तक उसे बर्न करते रहो, मसाले के उसे जलाते रहो, तब जाके वो थोड़ा बहुत जलेगा, स्टार्ट होगा वो मतलब। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर टाइम लगा, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में क्या लगा, स्टार्ट होने में भी बहुत सारा टाइम लगा। तो इन दोनों एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहां पर है पेट्रोल और यहां पर है वुड ब्लॉक। पेट्रोल में भी क्या हो रहा है बेटा, यहां पर भी हाइड्रोकार्बन है, वुड ब्लॉक में भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। दोनों ही जगह हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहे हैं, लेकिन एक जगह फास्ट हो रहा है, एक जगह स्लो हो रहा है। समझ में आती है बात? और एग्जांपल देखते हैं। बात करते हैं स्पॉइलिंग ऑफ फूड की, और एक लिख रहा हूं मैं स्पॉइलिंग ऑफ प्रिजर्व्ड फूड। चलिए फूड की बात करते हैं। देखो फूड की स्पॉइलिंग, जैसे आप देखो कभी मान लीजिए घर पे कुछ अच्छा खाना बन गया, आपने शाम को खा लिया खाना, फिर आपने सोचा कि इसको मैं फ्रिज में रख देता हूं, सुबह में थोड़ा सा और खा लूंगा, लेकिन सुबह आप शायद भूल गए तो उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कुछ टाइम बाद क्या होगा, स्पॉइल होगा। इसकी बात करते हैं प्रिजर्व फूड, जो मार्केट में पैकेट्स मिलते हैं ना, आज के टाइम में आते हैं पैकेट्स वाले फूड। ठीक है, आज के टाइम में जैसे मटर पनीर भी पैकेट्स वाले आते हैं, लाए गर्म पानी में उनको डालो और तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना। तो प्रिजर्व फूड, इसमें ऑब्वियसली हमने किया क्या है, इसमें हमने प्रिजर्वेटिव कुछ ऐड किए हैं, हमने कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड किए हैं, जिससे फूड की लाइफ क्या हो गई है, कुछ ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी है, कुछ ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। जो फूड 5 आवर्स में खराब हो सकता था, वो मान लीजिए कि अब 8 आवर्स में खराब हो रहा होगा। ठीक है, स्पॉइल हो रहा होगा। तो ऑब्वियसली देखो यहां पर प्रिजर्वेटिव ऐड किए हैं, उससे फूड की लाइफ इंक्रीज हुई है, लेकिन वहां भी क्या हो रहा है, स्पॉइल तो होगा। अगर मैं दोनों केस को कंपेयर करूं, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, इसके कंपेरेटिव फास्ट हो रहा है ना। सही है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या होता है, फास्ट होता है। तो यहां पर मैं यही बताना चाहता हूं कि जैसे ये जो एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, यहां पर जो फर्स्ट वाला आपको ये जो दोनों एग्जांपल दिख रहे हैं, यहां पर जो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं बेटा, फास्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं। इसकी बात करें तो ये प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, ये स्लो हो रहे हैं। दोनों ही जगह क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन ही हो रही है, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन फास्ट हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन
स्लो हो रही है। तो यही चीज हमें सीखनी है कि क्या होता है ऐसा केमिकल रिएक्शन फास्ट होती है और स्लो होती है, और अगर फास्ट होती है तो कितनी फास्ट हो सकती है, कितने टाइम इंटरवल में वो कंप्लीट हो सकती है रिएक्शन, इसके बारे में हमें सीखना है। तो यहां पर मैं केमिकल काइनेटिक की कुछ जनरल डेफिनेशन लिखता हूं कि क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। तो लिखिए मेरे साथ, केमिकल काइनेटिक्स is the branch of chemistry which deals with rate of reaction, their factors and factors affecting the rate of reaction। तो क्या है स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक्स? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां पर हम रिएक्शन के रेट को स्टडी करते हैं, ठीक है, रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करते हैं। रेट का मतलब क्या होगा? उसकी स्पीड, देन उसके फैक्टर्स, और वो फैक्टर कैसे रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, इन चीजों के बारे में हम यहां पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑन द केमिकल काइनेटिक्स। इससे आप पूरा नोट कीजिए, फिर मैं कुछ और इंट्रोडक्शन देता हूं इसके ऊपर, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए, नोट कर लिया आपने? तो देखिए अब आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है बेटा, केमिकल फिनोमिनन होते हैं। केमिस्ट्री में दो तरह के केमिकल फिनोमिनन होते हैं। देखिए दोनों की बात करते हैं। केमिकल फिनोमिनन क्या है? दो केमिकल फिनोमिनन होते हैं। एक तो होता है बाय थर्मोडायनेमिक्स, और एक क्या होता है? बाय काइनेटिक्स, ठीक है। दो तरह के केमिकल फिनोमिनन होते हैं। एक होता है बाय थर्मोडायनेमिक्स और एक होता है बाय काइनेटिक्स। दोनों के बारे में देखो आपने सीखा है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आपने 11th क्लास में सीखते हो, काइनेटिक्स आप अभी सीखने वाले हो, ठीक है। चलो देखो, मैं थर्मोडायनेमिक्स से बात करता हूं थोड़ा। अगर कोई रिएक्शन है जैसे जहां पर रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कोई रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसके बारे में कौन न्यूज देता है हमें? इसके बारे में हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो कहां से कलेक्ट करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स से करते हैं। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो फिजिबल है या नहीं है, वहां पर रिएक्टेंट की जो एनर्जी चेंज होने वाली है उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो कहां से स्टडी करते हैं? बाय थर्मोडायनेमिक्स से। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं in which we deals with energy change of reactant and feasibility of the reaction under given condition। तो समझ में आता है? मतलब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी चेंज क्या होने वाली है, उसके बारे में जब स्टडी करते हैं वो कहां से स्टडी करते हैं? बाय थर्मोडायनेमिक्स से। अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन फिजिबल है, अगर ये रिएक्शन फिजिबल है तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम इंटरवल यूज होगा, कितना टाइम इंटरवल लगेगा, उसके बारे में स्टडी कहां से करते हैं हम? बाय काइनेटिक्स से। समझना वापस कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस होने में, मतलब कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम इंटरवल लगेगा, उसकी स्टडी हम कहां से करते हैं? बाय काइनेटिक्स से। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डील्स विथ
deals with rate of reaction and factors affecting the rate of reaction and factors affecting the rate of reaction। ध्यान से समझिए, अगर कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, उसके बारे में स्टडी कहां से करता हूं? बाय थर्मोडायनेमिक्स से। ये रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, ये रिएक्शन कितने टाइम इंटरवल में कंप्लीट होगी, उसकी स्टडी कहां से करते हैं हम? बाय काइनेटिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता है कि रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, और काइनेटिक्स ये नहीं बताता कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। दोनों का अपना अलग अलग यूजेस है। क्या ये चीज समझ में आती है? देखो और एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर एक डायमंड इंटरकन्वर्टेबल है ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। डायमंड और ग्रेफाइट का एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टेबल है। अब देखो, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, देखिए ध्यान से, अगर मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, तो द रिएक्शन इज, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, द रिएक्शन इज फिजिबल। थर्मोडायनेमिक्स से अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है। लेकिन अगर मैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स, अगर मैं काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग में बात करूं, जो द conversion rate is very slow। the conversion rate is very slow and आगे देखो, आगे क्या लिख रहे हैं? and the reaction does not completed at all, and the reaction does not completed at all। ध्यान से सुनिएगा, अगर इस रिएक्शन की बात करते हैं कि डायमंड ग्रेफाइट और ग्रेफाइट डायमंड के अंदर इंटर कन्वर्ट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हाँ ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन ये रिएक्शन इतनी ज्यादा स्लो है कि हम क्या बोलेंगे, इसकी जो कन्वर्जन रेट है वो क्या है? बहुत ज्यादा स्लो है, और ये एट ऑल उसी टाइम पर ये कंप्लीट तो नहीं होगी, बहुत टाइम ईयर्स अगो ये कंप्लीट होगी, ठीक है, बहुत टाइम बाद कंप्लीट होगी ये। तो यही होता है दो केमिकल फिनोमिनन, एक तो होता है बाय थर्मोडायनेमिक्स और एक होता है बाय काइनेटिक्स। इसके बारे में आप 11th क्लास में स्टडी करते हो, इसके बारे में आप अभी 12th क्लास में स्टडी कर रहे हो। क्या यहां तक क्लियर है? चलो अब हमारी जो यहां पर केमिकल काइनेटिक्स है ना, यहां पर हम रिएक्टेंट को दो प्रोसेस में स्टडी करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं आगे मूव कर रहा हूं। चलिए तो देखो बात करते हैं इन केमिकल काइनेटिक्स। इन केमिकल काइनेटिक्स the reactants are studied in two process। ठीक है, यहां पर हम जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, यहां पर रिएक्टेंट को हम टू प्रोसेस के थ्रू स्टडी करते हैं। एक तो बेटा प्रोसेस होता है बाय मैक्रोस्कोपिक और एक होता है बाय माइक्रोस्कोपिक।
ध्यान से सुनिएगा, एक होता है बाय मैक्रोस्कोपिक और एक होता है बाय माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो देखो मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, नाम में ही पता चल रहा है, मतलब कि मैक्रो मतलब कि बड़े लेवल पे हम स्टडी करेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम डील करते हैं, डील्स विथ कंसंट्रेशन चेंज, डील्स विथ चेंज इन कंसंट्रेशन, लिखो डील्स विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि यहां पर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसके थ्रू स्टडी करेंगे, एक तो केमिकल काइनेटिक की, और माइक्रोस्कोपिक, देखो नाम में लिखा है, नाम क्या कह रहा है, माइक्रो मतलब कि छोटे लेवल पे, मतलब कि यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर डील्स विथ मोलिकुलर लेवल इन्वॉल्विंग their energy and their energy and orientation of molecule। ठीक है, मतलब कि यहां पर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे, बहुत छोटे लेवल पे बात करेंगे, वो तो कौन सी हमारी की माइक्रोस्कोपिक केमिकल काइनेटिक हो जाएगी। लेकिन जहां पर हम रिएक्टेंट की, पूरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जब मेजर करेंगे, उसकी मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इनको जब मेजर करेंगे, तो वो कौन सा लेवल होगा हमारा, मैक्रोस्कोपिक केमिकल काइनेटिक होगा। तो यहां पर ध्यान रखना, केमिकल काइनेटिक हम दो तरह की स्टडी करते हैं रिएक्टेंट के लिए, एक मैक्रोस्कोपिक होगा, एक माइक्रोस्कोपिक होगा। मैंने यहां तक आपको केमिकल काइनेटिक का जनरल इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, कि केमिकल काइनेटिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम रिएक्शन की स्पीड को मेजर करने वाले हैं, कि रिएक्शन की स्पीड कितने टाइम इंटरवल में कंप्लीट होती है, वो रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, उसमें क्या फैक्टर अफेक्ट लगते हैं, और फैक्टर किस तरह से उस रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फिर हमने ये देख लिया कि दो तरह के फिनोमेना होते हैं, एक तो थर्मोडायनेमिक्स होता है और एक काइनेटिक्स होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है उसकी स्टडी करते हैं, जबकि काइनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि अगर कोई रिएक्शन फिजिबल है तो उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम इंटरवल लगेगा। फिर हमने ये देख लिया कि केमिकल काइनेटिक्स में हम जो रिएक्टेंट्स है उनको दो तरह से स्टडी करेंगे, एक तो होगा मैक्रोस्कोपिक लेवल और एक होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्लियर है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मूव करते हैं आगे और अब चैप्टर को हम कंप्लीट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, तो चलो आगे मूव करते हैं। देखो तो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, तो एक तो रिएक्शन होती है बेटा स्लो रिएक्शन होती है, एक होती है फास्ट रिएक्शन, और एक क्या होती है, मॉडरेट रिएक्शन होती है। तीन तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है स्लो, एक होती है फास्ट, और एक क्या होती है बेटा, मॉडरेट होती है। देखो बात करते हैं पहले स्लो रिएक्शन की। तो देखो इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर एग्जांपल हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। कभी देखा है रस्टिंग ऑफ आयरन होते हुए? अगर हाँ तो आप गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर आप क्या करो, एक आयरन का ब्लॉक लो, एक आयरन का छोटा सा ब्लॉक लो, उसे रख दो, रख दिया। अब क्या करो, आप अपनी 11th-12th कंप्लीट कर लो, अपना जी मेंस ड्रॉप करना है वो कंप्लीट कर लो, जी मेंस नीट जो पास करना है वो पास आउट कर लो, कॉलेज पे चले जाओ, डिग्री कंप्लीट कर लो, 3 साल बाद जॉब ऑफर जो आया है उसको भी एक्सेप्ट कर लो, जॉब भी कर लो 2-3 साल तक, फिर आकर चेक करो उस आयरन के ब्लॉक को। तब ध्यान से देखोगे अगर उस आयरन के ब्लॉक को, उस पर बहुत 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 माइन्यूट सा क्या आया होगा, रस्ट लगा होगा। क्यों ऐसा हुआ? इतने लॉन्ग टाइम इंटरवल बाद, करीबन 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद क्या हुआ, उस पर माइनर सा क्या आया है, रस्टिंग हुआ है।
पूरा भी नहीं हुआ, सिर्फ माइनर सा रस्टिंग हुआ है। मतलब कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। आप जिस बिल्डिंग में बैठे हो भी, आप जिस घर में बैठे हो अपने, मैं जिस बिल्डिंग में खड़ा हूं, यहां पर भी क्या है, बिल्डिंग में ऑब्वियसली बात है कि आयरन का यूज होता ही है, ठीक है ना, सरिये लगते हैं आयरन के। तो अगर आयरन के सरिये, ये जो आयरन जो हम यूज कर रहे हैं, अगर वो बहुत जल्दी, मान लीजिए आज हमने घर बनाया और 2 महीने बाद क्या होगी, इनकी रस्टिंग होगी। अगर रस्टिंग होगी तो ये गिर जाएंगे ना, कमजोर हो जाते हैं। रस्टिंग का मतलब क्या होता है, कमजोर हो जाना। तो ये क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अगर ऐसा हुआ 2 महीने बाद ही अगर ये रस्ट हो गए, तो क्या मतलब है इसका यूज करने का, कोई मतलब थोड़ी ना। इनकी रस्टिंग क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा स्लो होती है, बहुत स्लो स्टेप रिएक्शन होती है इसमें, इसीलिए हम इनका यूज करते हैं बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। तो समझ में आ रही बात, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्लो प्रोसेस है। तो यहां पर मैं इसके लिए लिख सकता हूं, स्लो रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन विच गेट कंप्लीटेड, the reaction which get completed, the reaction which get completed in very long time interval। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम इंटरवल में रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसे क्या कहते हो आप, स्लो रिएक्शन कहते हो। अब बात करते हैं फास्ट रिएक्शन की। तो देखो इसकी भी एग्जांपल से बात करते हैं, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर, सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आप NaCl ऐड कर दो। क्या ऐड करो, NaCl ऐड करो। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में आपने NaCl ऐड किया, तुरंत यहां पर क्या होगी, AgCl की व्हाइट पीपीटी क्रिएट हो जाएगी अलोंग विथ सोडियम नाइट्रेट, अलोंग विथ सोडियम नाइट्रेट। तो यहां पर आप ध्यान से देखना, जैसे ही आप लैब में जाके खुद चेक कर सकते हो इस रिएक्शन को, सिल्वर नाइट्रेट लेना एक टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड ऐड किया, आपने जैसे ही सोडियम क्लोराइड ऐड किया और वहां पर क्या होगा, जैसे ही दोनों सॉल्यूशन कांटेक्ट में आएंगे टेस्ट ट्यूब में, वहां पर क्या फॉर्म हो जाएगी, AgCl की व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो जाएगी। मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जो रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो रही है, उसे क्या बोलते हैं आप, फास्ट रिएक्शन बोलते हो। चलो ये तो शायद बड़े लेवल की बात होगी, इस रिएक्शन की बात करते। एक और रिएक्शन देखते हैं, एक रिएक्शन लेता हूं मैं एसिड बेस की। क्या लेता हूं, एसिड बेस की। आपको पता है जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, अगर इसको आप ऑब्जर्व करो, आप एसिड के अंदर जैसे ही बेस ऐड करोगे और जैसे ही एसिड और बेस दोनों कांटेक्ट में आएंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, वहां पर न्यूट्रलाइजेशन होकर क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन, ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं आप, फास्ट रिएक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो, फास्ट रिएक्शन। तो देखो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि कौन सी रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होती है। तो लिख सकता हूं मैं यहां पर, द रिएक्शन which get completed in fraction of time, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसे क्या बोलते हो आप, फास्ट रिएक्शन बोलते हो। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे कि देखो अब ये फास्ट स्लो रिएक्शन है। अब स्लो रिएक्शन क्या हो रही है, बहुत सालों बाद कंप्लीट हो रही है ना। तो जो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो है उसकी स्टडी हम क्यों करेंगे, हम केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन की भी स्टडी नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन की स्टडी हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो रिएक्शन तो बहुत ज्यादा स्लो हो रही है ना, उसकी स्टडी करके हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसकी स्टडी तो हम नहीं करेंगे, तो इसको तो क्या बोलो, भाड़ में जाओ। फास्ट रिएक्शन, अब जो रिएक्शन हो ही बहुत फास्ट रही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो रही है, हम आंख की पलक झपकाते हैं वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, सही है ना, ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते। देख ऑल्दो तो हाँ इसे ऑब्जर्व करने के मेथड है, लेकिन हमारे केमिकल काइनेटिक्स में हम इसे स्टडी नहीं करेंगे, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसे भी क्या बोलो, निकलो। अब रही मॉडरेट रिएक्शन। तो हाँ मॉडरेट रिएक्शन, जो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होती, जो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो नहीं होती, उसे ही क्या बोलते हैं आप, मॉडरेट रिएक्शन बोलते हो। और मॉडरेट रिएक्शन की स्टडी हम करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन की स्टडी हम करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर हम एग्जांपल लिख सकते हैं मॉडरेट रिएक्शन के लिए कि इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, या फिर इन्वर्जन ऑफ शुगर लिख लो आप, इन्वर्जन ऑफ शुगर। शुगर का जो इन्वर्जन होता है उसे क्या कहते हो आप, मॉडरेट रिएक्शन कहते हो। देखो इसके एग्जांपल लिखते हैं, रिएक्शन लिखता हूं मैं, इसे रफ कर देता हूं थोड़ा।
देखो आप क्या लो, C12H22O11, ठीक है, याद है ना फॉर्मूला। चलो इसका क्या करो, आप वाटर के अंदर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओ। जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, यहां पर फॉर्म होगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक को तो बोलते हो आप ग्लूकोज और दूसरे को क्या बोलते हो बेटा आप फ्रक्टोज। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर में क्या होता है, जैसे ही आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो यहां पर क्या फॉर्म होता है, यहां पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज फॉर्म होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये ना ही बहुत ज्यादा स्लो होती है ना ही बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ये कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर कंप्लीट होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं आप, मॉडरेट रिएक्शन बोलते हो। और मॉडरेट रिएक्शन की स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में करने वाले हैं। तो यहां पर मैं मॉडरेट रिएक्शन के लिए लिख सकता हूं कि द रिएक्शन which get completed, the reaction which get completed in the reaction which get completed in certain interval of time, certain interval of time, उसे क्या बोलते हो आप, मॉडरेट रिएक्शन बोलते हो। क्लियर है। तो मॉडरेट रिएक्शन की स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ी जगह दीजिए ताकि मैं आगे आपको पढ़ा सकूं। चलिए कंप्लीट कर लिया, तो देखो आगे बात करते हैं अब। चलिए तो अब हम स्टूडेंट बात करेंगे, देखिए हमने बोला कि मॉडरेट रिएक्शन की स्टडी करेंगे हम, कि मॉडरेट रिएक्शन कितने टाइम इंटरवल में कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो यही है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, कि हमारी जो मॉडरेट रिएक्शन है वो कितने टाइम इंटरवल में कंप्लीट होने वाली है, उसे ही हम स्टडी करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन की रेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं मैं, तो जैसे आप मैं बात करूं कि ये मेरा कोई रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कोई मेरा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, मतलब कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन है, मान लीजिए कि 5 मोलर, कितनी है, 5 मोलर। बताओ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ऑब्वियसली बात है कितनी होगी, 0 होगी। चलो अब मैं बात करता हूं t इज इक्वल टू किसी t1 टाइम पर, या फिर 10 सेकंड की बात करता हूं, t इज इक्वल टू किसी 10 सेकंड पर। ऑब्वियसली बात है 10 सेकंड हुए हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी। अगर रिएक्शन स्टार्ट होती है तो बताओ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। रिएक्टेंट कंज्यूम होता है एक रिएक्शन में तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना। तो इसकी मान लीजिए कंसंट्रेशन होगी कुछ 4 मोलर, कितनी होगी, 4 मोलर। ये कुछ फॉर्म हुआ होगा, कुछ 1 मोलर जितना फॉर्म हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं। t इज इक्वल टू 20 सेकंड पर, ऑब्वियसली बात है रिएक्टेंट क्या होगा, और ज्यादा कंज्यूम होगा, तो ये हो गया होगा 3 मोलर, ये हो गया होगा 2 मोलर। सो ऑन, ये रिएक्शन क्या रहेगी, चलती रहेगी जब तक आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो देखो हुआ क्या यहां पर क्या देखा हमने कि गिवन टाइम इंटरवल में, एक गिवन टाइम इंटरवल में एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और उसी गिवन टाइम इंटरवल में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, देखो इंक्रीज हो रही है। दिख रहा है ना, देखो रिएक्टेंट 5 से 4 गया, 4 से 3 गया, जबकि प्रोडक्ट 0 से 1 गया, 1 से 2 गया। तो इस गिवन टाइम इंटरवल 0 से 20 सेकंड के बीच में, इस गिवन टाइम इंटरवल में एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो हो रही है डिक्रीज, और एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है बेटा, फिजिक्स में आप वेलोसिटी पढ़ते हो ना, पढ़ते हो वेलोसिटी, क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है या जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे क्या बोलता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी बोलते हो। तो जिस तरह से चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसे आप वेलोसिटी बोलते हो, उसी तरह से द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन, देखो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, दोनों में से किसी एक की बात कर सकते हैं क्योंकि इस पूरी रिएक्शन के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम sorry, with respect to time, which is called the rate of reaction. सही है। टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो भी चेंज होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो भी चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या क्लियर है ये चीज? रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आती है कि एक जैसे कि वेलोसिटी होती है कि चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी डिस्टेंस में चेंज हो रहा है उसे हम वेलोसिटी या स्पीड बोलते हैं। उसी तरह से टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो भी चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं हम? रिएक्शन की स्पीड, मतलब कि रिएक्शन की रेट बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, ये तो थ्योरिकल बात। अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो फॉर्मूला क्या बनाऊंगा मैं? रेट के लिए फॉर्मूला क्या बना सकता हूं? बताओ मुझे। रेट के लिए फॉर्मूला क्या बना सकते हैं कि चेंज इन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन में। क्या मैं लिख सकता हूं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसके रेस्पेक्ट में? पर यूनिट टाइम में। तो अपन क्या लिख दो? टाइम। गिवन टाइम इंटरवल के अंदर, गिवन टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में, पर यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में, भले ही बोल दो आप, पर यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो भी चेंज होता है उसे ही क्या बोलते हैं? रिएक्शन की रेट बोलते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिक्स है कि डेफिनेशन पूछी जाएगी इस बार इसकी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पूछी जाएगी या फिर ये फॉर्मूला के ऊपर एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा आपके पास। तो ध्यान रखिएगा कि रेट क्या होगी? कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? ये तो होगी इसकी बात, ये तो होगी थ्योरिकल बात। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं, एक ग्राफ के थ्रू बात करते हैं। देखो, ग्राफ के लिए थोड़ी जगह चाहिए मुझे, यहां से ऐसा रफ कर देते हैं। देखो, ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ किसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे? तो ग्राफ बनेगा कंसंट्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में। ऑब्वियसली बात है, कंसंट्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनेगा। अब देखो, ये ग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं किसके लिए? फॉर रिएक्टेंट। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? ये ग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं रिएक्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं। बात करें, मुझे बताओ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब कितनी थी? कुछ 5 मोलर थी। मान लो कि यहां पर है कुछ 5 मोलर। ठीक है, यहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 5 मोलर है। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंटरवल, टाइम बीत रहा है, टाइम गुजर रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रही है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? देखो, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आएगा? कुछ इस तरह से आएगा, जहां पर जैसे जैसे टाइम इंटरवल कंप्लीट हो रहा है, टाइम जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है उससे जैसे क्या हो रहा है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर यही चीज अगर मैं प्रोडक्ट के लिए पढ़ना चाहूं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं फॉर दी प्रोडक्ट। किसके लिए पढ़ रहे हैं? फॉर दी प्रोडक्ट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ है हमारा प्रोडक्ट के लिए। बताओ, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी? 0। तो यहां पर है 0, तो प्रोडक्ट तो तब फॉर्म ही नहीं होता। जैसे जैसे टाइम इंटरवल क्रॉस होते गया, गुजरता गया टाइम, बताओ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही ना। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये है दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कैसे चेंज होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। ठीक है, इस ग्राफ को याद रखना, मैं आगे इनको बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं ग्राफ को, और ग्राफ के ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल में सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ग्राफ आपको समझ में आने चाहिए। ये हो गया रिएक्टेंट का ग्राफ और ये हो गया प्रोडक्ट का ग्राफ, और ये हो गई हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं।
चलिए कर लिया नोट। तो देखो एक और बात रहेगी बेटा, यहां पर हम बात करते हैं रेट की यूनिट की। किसकी बात कर रहे हैं? रेट के यूनिट की बात करते हैं। तो देखो थोड़ा मैं इसे रफ कर देता हूं। अगर इसकी यूनिट की बात करते हो आप, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो देखो ये क्या है? कंसंट्रेशन चेंज ना। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? मोलरिटी। मोलरिटी के लिए क्या लिखते हो आप? मोल पर लीटर। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर होती है ना, मोल पर लीटर। किसके रेस्पेक्ट पढ़ रहे हो? टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? सेकंड में पढ़ेंगे। तो सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगी? सेकंड इनवर्स। तो यूनिट क्या हो जाएगी रेट की? मोल पर लीटर पर सेकंड। याद रखना रेट की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। आपसे यूनिट देकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको डायरेक्ट ये नहीं बोला जाएगा कि ये रिएक्शन की रेट है। आपको सिर्फ ये यूनिट दे देंगे किसी भी वैल्यू के पीछे, और आपको पता लगाना पड़ेगा, खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो वैल्यू दी है वो किसके लिए दी है? रेट के लिए दी है। अच्छा एक और चीज मैं बोल सकता हूं यहां पर, मोल पर लीटर क्या बोल सकता हूं मैं? मोलरिटी भी तो बोल सकता हूं। मोल पर लीटर क्या बोल सकता हूं मैं? मोलरिटी। तो ये क्या हो जाएगा? मोलरिटी पर सेकंड। एक और यूनिट क्या हो सकती है? मोलरिटी पर सेकंड। तो दोनों चीज को याद रखना, दोनों में से कोई भी यूनिट हो सकती है आपके पास। चलिए अब बात करते हैं आगे। चलो बात करते हैं थोड़ी फिजिक्स की। देखो क्या बात करें फिजिक्स में, आपने ये सुना होगा स्पीड। स्पीड स्पीड सुनी है? फुल स्पीड में बाइक भगाते हो। स्पीड दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज, एक होती है एवरेज स्पीड, और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो दोनों की बात करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। फिर मैं ये बताऊंगा कि मैंने ये पढ़ाया क्यों। देखो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, मान लीजिए कि मैं उदयपुर से कोटा जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? उदयपुर से कोटा जा रहा हूं। ठीक है निकल लेते हैं। कुछ मान लीजिए कि 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। मैंने मान लिया कि 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, उदयपुर से कोटा निकला। मैं निकला कार लेकर। ठीक है कार लेकर निकला मैं घर से। चलो अब जब उदयपुर से जब कोटा जाएंगे तो कार की स्पीड क्या होगी? ऑब्वियसली बात है कार की कोई फिक्स स्पीड तो होगी नहीं। कभी मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर होगी, किसी टाइम पर 80 हो जाएगी, कभी 40 हो जाएगी, कभी 120 हो जाएगी, कभी 100 हो जाएगी। कोई फिक्स स्पीड तो नहीं रहेगी। स्पीड क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। तो एवरेज स्पीड हम कैसे बताएंगे? अगर मान लीजिए कि मैं उदयपुर से कोटा के लिए निकला, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है और मेरी स्पीड कार की ये है, तो अगर आप मुझसे पूछो कि सर कितने टाइम इंटरवल में पहुंचे, मतलब क्या एवरेज स्पीड रही आपकी पहुंचेगी, और मैं मान लीजिए 5 आवर्स में पहुंच गया। मैं कितने टाइम में पहुंच गया? 5 आवर्स में पहुंच गया। अगर मैं 5 आवर्स में 5 आवर्स में अगर 300 किलोमीटर क्रॉस कर रहा हूं तो मेरी एवरेज स्पीड क्या रहेगी? ऑब्वियसली बात है जो टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जितना मुझे टाइम लगा वही करोगे। तो वो तो क्या होती है? आपकी एवरेज स्पीड होती है। क्या होती है? आपकी एवरेज स्पीड होगी। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर 120 सेकंड पे पूछूं, मैं क्या पूछ लूं कि 120 किलोमीटर पर आवर, इसी पर्टिकुलर टाइम के स्पीड की बात करूं, तो इस पर्टिकुलर स्पीड को क्या बोलते हैं आप? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हो। एक तो होती है एवरेज स्पीड, जहां पर हमने क्या किया, तो ओवरऑल स्पीड का एवरेज तो निकाल लिया, वो तो हो गई हमारी एवरेज स्पीड। और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब कि पर्टिकुलर गिवन स्पीड पे बात करूं, पर्टिकुलर गिवन 120 सेकंड पे बात करूं, तो ये 120 सेकंड क्या होती है? मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इसी तरह से जैसे स्पीड दो तरह की होती है, एक तो होती है एवरेज और एक होती है इंस्टेंटेनियस, उसी तरह से जो रिएक्शन की रेट होती है वो भी क्या होती है? दो तरह की होती है। रिएक्शन की रेट भी क्या होती है बेटा? दो तरह की होती है। एक होती है एवरेज रेट, और एक क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट। अब एवरेज रेट क्या होती है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, ये दोनों टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। देखिए एवरेज रेट की बात करते हैं पहले तो, कि एवरेज रेट क्या है। अभी हमने देखा कि एवरेज रेट क्या हो जाएगा?
जो भी ओवरऑल स्पीड का जो एवरेज था वो था क्या, हमारा एवरेज स्पीड। उसी तरह से जो ओवरऑल रेट का जो एवरेज रहेगा वो क्या रहेगी, हमारी एवरेज रेट। तो यहां पर मैं एवरेज रेट के लिए बेटा लिख सकता हूं देखिए एवरेज रेट के लिए लिख रहा हूं मैं the rate of reaction, the rate of reaction defined over a given time interval, the rate of reaction defined over a given time interval, गिवन टाइम इंटरवल पर जो रेट है रिएक्शन की उसे क्या बोलते हो आप, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हो। एग्जांपल से बात करते हैं, देखो मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मेरा कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे मैं बात कर रहा हूं, कहां पर, t इज इक्वल टू 0 सेकंड में बात कर रहा हूं कि मेरे कुछ रिएक्टेंट है, या फिर ये बोलते हैं t इज इक्वल टू किसी t1 टाइम पर, t इज इक्वल टू किसी t1 टाइम पे बात कर रहे हैं हम कि t1 लेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा करते जीरो ही लेते हैं अपन, जीरो ही लेते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन है C1, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, C1 है। मुझे ये बताओ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी इस टाइम पर, जीरो, क्योंकि अभी तक तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। अब मैं बात करता हूं t इज इक्वल टू t1 टाइम पर, t इज इक्वल टू t1 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई मान लीजिए C2, क्या हो गई है C2, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ फॉर्म हो चुकी है A1, कुछ फॉर्म हो चुकी है A1 मान लेते हैं अपन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इस रिएक्शन की रेट क्या होगी विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, मैं क्या पूछ रहा हूं, इस रिएक्शन की मुझे एवरेज रेट बताइए, किसके रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। अगर मैं आपसे रेट पूछ रहा हूं तो आप रेट कैसे निकालोगे, मुझे बताओ आप रेट कैसे निकालोगे। हमने क्या पढ़ा था रेट के लिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में रेट पूछ रहा हूं तो किसकी कंसंट्रेशन चेंज को देखेंगे, हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज को देखेंगे। तो डेल्टा सी आर लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, डेल्टा सी आर, मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल्टा टी, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो डेल्टा टी। बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर रिएक्टेंट कितना हुआ, क्या करते हैं कंसंट्रेशन चेंज को मेजर करने के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है C2, तो देखो C2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है C1 अपॉन अपॉन टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा T1, मतलब कि T लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट लिख दूं। अब मुझे बताओ कि यहां पर जब आप C2 माइनस C1 कर रहे हो, जब आप C2 माइनस C1 कर रहे हो तो बताओ C2 और C1 दोनों में से कौन बिगर है, दोनों में से कौन बिगर वैल्यू है। तो हमें दिख रहा है कि देखो रिएक्टेंट तो क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। ग्राफ याद करो, ग्राफ क्या था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ये था। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखो टाइम के साथ साथ क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो किसी T1 टाइम पर C2 कंसंट्रेशन हो चुकी है रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट क्या हुआ, कंज्यूम हुआ ना। तो C2 क्या है, लेसर है एज कंपेयर टू C1। तो बताओ ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, आएगी। रिएक्टेंट की रेट, रेट ऑफ द रिएक्शन विथ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या रहेगी, एवरेज रेट क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी, नेगेटिव। किसी गिवन टाइम इंटरवल पर, देखो ध्यान से देखो, मैं ग्राफ के थ्रू बात कर रहा हूं, ग्राफ के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। किसी गिवन टाइम इंटरवल पर, ये ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, किसके लिए, फॉर द रिएक्टेंट के लिए। ग्राफ की शक्ल देख के पता चलना चाहिए कि रिएक्टेंट का ग्राफ है, प्रोडक्ट का ग्राफ है। तो देखो अब ध्यान से देखो किसी T1 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या थी, कुछ C1 थी। टाइम इंटरवल गया किसी T2 टाइम पर,
किसी T2 टाइम पर, बताओ कंसंट्रेशन कितनी होगी, C2 होगी। तो ग्राफ की शक्ल बोल रही है कि देखो अगर ये जो पूरा ये जो हमारा कौन सा y एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या हमारा कंसंट्रेशन है, तो ग्राफ की शक्ल बोल रही है कि C2 क्या है, लेसर है C1 से। C2 क्या हो रहा है, लेसर है ना, छोटी वैल्यू C2 की। टाइम देखो T2 टाइम पर C2 वैल्यू आ रही है, T1 टाइम पर कौन सी वैल्यू आ रही है, C1। तो C2 क्या है, C1 से लेसर है, मतलब कि जो एवरेज रेट है, अब इस गिवन टाइम इंटरवल में देखो, इस गिवन टाइम इंटरवल में T1 से T2, इस गिवन टाइम इंटरवल में जो रिएक्शन की एवरेज रेट होगी, जो भी रेट होगी वो कौन सी होगी, एवरेज रेट होगी। वो क्या आ रही है, फॉर द रिएक्टेंट के लिए क्या आ रही है, देखो नेगेटिव आ रही है। क्यों आ रही है नेगेटिव, क्योंकि C2 क्या है, लेसर है C1 से। एवरेज रेट क्या होती है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल पर। इस गिवन टाइम इंटरवल T1 से T2, इस गिवन टाइम इंटरवल में जो रिएक्शन की जो भी रेट है, रिएक्शन की जो भी रेट है वो क्या होती है, एवरेज रेट होती है। और रिएक्टेंट के लिए देखो C2 की वैल्यू C1 से क्या है, लेसर है, मतलब कि एवरेज रेट क्या आएगी फॉर द रिएक्टेंट, नेगेटिव आएगी। क्या चीज समझ में आती है। अगर रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव आ रही है तो बात करते हैं फिर प्रोडक्ट की, फिर बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के लिए क्या आएगी, ये ग्राफ क्या आएगा, कुछ इस तरह से होगा। देखो T1 टाइम पर T1 टाइम पर कुछ कंसंट्रेशन है C1, प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। किसी T1 टाइम पर कंसंट्रेशन हो गई C1। T2 टाइम पर क्या होगी, T2 टाइम पर क्या होगी, कुछ कंसंट्रेशन हो जाएगी C2। तो बताओ रेट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन चेंज फॉर द प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन चेंज फॉर द प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, गिवन टाइम इंटरवल में वही होगी प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट। अब मैं प्रोडक्ट के लिए स्टडी कर रहा हूं, ये जो रेट पढ़ रहा हूं किसके लिए पढ़ रहा हूं, मैं प्रोडक्ट के लिए पढ़ रहा हूं। और ये जो पढ़ी थी मैंने किसके लिए पढ़ी थी, रिएक्टेंट के लिए पढ़ी थी। प्रोडक्ट के लिए बताओ मुझे क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, C2। तो C2 माइनस क्या लिखा मैंने, C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ऑन अ गिवन टाइम इंटरवल पर रिएक्शन की जो भी रेट होगी, मतलब कि कंसंट्रेशन जो भी चेंज हो रहा है वही क्या हो रहा है, एवरेज रेट हो रहा है फॉर द प्रोडक्ट के लिए। तो बताओ यहां पर अब C2 क्या है, ग्रेटर देन है C1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मैं यही चीज सिखाना चाहता हूं कि एक एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ, अगर रिएक्टेंट की बात करते हो तो हमेशा कैसे आएगी, नेगेटिव। और एक एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ अगर प्रोडक्ट बात करते हो हमेशा कैसे आती है, पॉजिटिव। अच्छा मुझे कोई ये बताओ, रेट का मतलब मैं स्पीड की बात कर रहा हूं ना, क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, क्या कभी सुना आपने कि मैं -20 km/h चला, कभी होती है स्पीड नेगेटिव, नहीं होती ना। तो ये माइनस साइन जो आ रहा ना भाई, हम इसे जब सॉल्व करेंगे, हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो नेगेटिव वैल्यू ये बता रही है, वो नेगेटिव वैल्यू ये बता रही है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। ये नेगेटिव जो वैल्यू है, जो नेगेटिव साइन आ रहा है, ये सिर्फ इसी चीज को डिनोट करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ये इस चीज को नहीं बताता है कि रिएक्शन की स्पीड नेगेटिव हो गई है। ध्यान रखना, एक चीज हमेशा क्लियर रखना, रेट कभी नेगेटिव नहीं होती है। जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए वो नेगेटिव साइन आ रहा है। उस नेगेटिव साइन का मतलब ये कभी नहीं होगा कि रिएक्शन की रेट नेगेटिव हो गई। क्लियर है क्या। मैं आगे ये भी सिखाऊंगा कि रिएक्शन की रेट अब नेगेटिव तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव लानी है हमें। तो पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम पहले से ही क्या करेंगे, एक माइनस साइन का यूज करेंगे, पहले से ही माइनस साइन का यूज करेंगे। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिससे रिएक्शन की रेट क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन हमें बस ध्यान रखना है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट वो नेगेटिव होती है। और नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या ये चीज क्लियर होती है एवरेज रेट के बारे में, सही है। चलो इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस रेट की। चलिए आगे बात करें। देखो
अब भी हमने देखा है ये एवरेज रेट क्या होती है। देखो वापस एवरेज रेट की बात करते हैं, ये कंसंट्रेशन और ये टाइम, ठीक है, ये रिएक्टेंट के लिए बात कर रहा हूं। ये T1 और ये T2, ये C1 और ये C2। किसी गिवन टाइम इंटरवल में, किसी गिवन टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन जो चेंज पढ़ रहे हो आप, वो तो हो गया एवरेज रेट। लेकिन अगर फिक्स किसी टी टाइम पर, फिक्स किसी टी टाइम पर, फिक्स किसी टी टाइम पर अगर आप स्टडी करते हो, ध्यान से देखना, फिक्स किसी टी टाइम पर अगर आप स्टडी कर रहे हो कंसंट्रेशन को, तो वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट होती है। तो इंस्टेंटेनियस रेट की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, देखिए इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, the rate of reaction, the rate of reaction defined over a instant time। मतलब कि फिक्स किसी टाइम पर, फिक्स किसी टी टाइम पर अगर आप कंसंट्रेशन में चेंज देख रहे हो, कंसंट्रेशन की स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या होगी, उसकी इंस्टेंटेनियस रेट होगी। लेकिन अगर किसी गिवन टाइम T1 से T2 टाइम इंटरवल के बीच में बात करो, जैसे 5 से 10 मिनट के बीच की बात कर रहे हो, तो हो गई वो एवरेज रेट। लेकिन फिक्स किसी 7 मिनट पर अगर आप बात कर रहे हो, 7 मिनट के ऊपर बात कर रहे हो, तो वो क्या होगी, आपकी इंस्टेंटेनियस रेट होगी। ये चीज बहुत ध्यान रखना। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। देखो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये कंसंट्रेशन और ये टाइम, ठीक है। फॉर द रिएक्टेंट के लिए स्टडी कर रहे हैं, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली बात है क्या होगी, डिक्रीज होगी, सही है, डिक्रीज होगी। मैं किसी फिक्स गिवन टाइम इंटरवल में बात कर रहा हूं, किसी गिवन, यहां पर ले लेते कोई टाइम टी टाइम पर, टी टाइम पर अगर मैं स्टडी कर रहा हूं एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट की, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर कैसे करेंगे हम, यहां पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां पर जो थीटा होगा, ये जो यहां पर जो थीटा आने वाला है, ये क्या बताएगा आपका, ये आपका स्लोप बताएगा। क्या बताएगा, आपका स्लोप बताएगा। या फिर हम ये बोल दे इसे, देखो यहां पर जो आर एवरेज होगा, इस थीटा का भी छोड़ो अभी, यहां का इस इंस्टेंटेनियस रेट के लिए जो हम आर निकालेंगे, जो रेट निकालेंगे, वो रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। देखो रेट वही होगी, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होगा कि फिक्स किसी गिवन टाइम पे, मतलब कि बहुत 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 छोटे टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो बहुत छोटे चेंज को देखने के लिए आप क्या करते हो, डीसी बाई dt करते हो। क्या कर देते हो, डीसी बाई dt। यहां पर देखो डेल्टा नहीं लगा, यहां पर क्या लगाया मैंने, डिफरेंशिएशन लगाया। और एक और चीज लगाओगे यहां पर, लिमिट t टेंस टू 0। क्या करोगे, लिमिट t टेंस टू 0, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर आप जो माइन्यूट सा जो चेंज हो रहा है, माइन्यूट सा जो चेंज हो रहा है, उसी चीज को क्या कहते हो आप, उसी चेंज को क्या कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस रेट कह रहे हो। क्या समझ में आती है ये बात। डेल्टा लगाया था पहले हमने, वहां पर हमने डेल्टा सी बाई डेल्टा टी पढ़ा था। डेल्टा बड़े चेंज को बताता है, किसी बड़े टाइम इंटरवल था ना, 5 से 10 मिनट, तो बड़ा टाइम इंटरवल था, तो बड़े टाइम इंटरवल की चेंज को स्टडी करना है तो डेल्टा यूज करो। लेकिन एकदम स्मॉल चेंज की अगर स्टडी करनी है, तो वहां पर क्या यूज करते हो आप, डिफरेंशिएशन यूज करते हो। ये देखो क्या मैथ्स वालों को नॉलेज है, देखिए बायो वालों को आप समझ जाना कि ये डेल्टा का डी का यूज करते हैं, डीसी बाई dt का, ठीक है। यहां पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या ये चीज क्लियर होती है। आगे हम कभी भी आज के बाद देखना, इस चैप्टर में जहां भी हम मूव करेंगे, वहां पर हम इसी चीज को यूज करेंगे। मतलब कि हर जगह इंस्टेंटेनियस रेट की स्टडी कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टेंटेनियस रेट की ही स्टडी कर रहे होंगे। अगर हम एवरेज रेट की भी स्टडी कर रहे होंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसी टर्म को लेकर चलेंगे, वहां पर डिफरेंशियल टर्म को लेकर चलेंगे, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला न्यूमेरिकल में, तो वो ध्यान रखना। बस समझने के लिए मैंने आपको दोनों चीज सिखा दी कि क्या होगी इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब एक और चीज, यहां पर जो स्लोप है, जो स्लोप है, वो स्लोप बताती है इंस्टेंटेनियस रेट को। किसको बताती है, इंस्टेंटेनियस रेट को बताती है। और एक और चीज, यहां पर जो थीटा है, वो थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब कि आपकी जो रेट है, इंस्टेंटेनियस जो रेट है फॉर द रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या आएगी, नेगेटिव आएगी।
याद रखना, चाहे एवरेज रेट हो चाहे इंस्टेंटेनियस रेट हो, दोनों ही रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव, और दोनों ही रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है क्या? तो ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, इसे अच्छे से नोट कीजिए। फिर मैं एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराता हूं, उससे हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के न्यूमेरिकल को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो देखो ये न्यूमेरिकल है, यहां पर मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। देखिए मैं ग्राफ को एक बार रीड कर लेता हूं, शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये है कंसंट्रेशन 0.02, 0.02 जब कंसंट्रेशन होता है तब टाइम कितना है, सॉरी 800 सेकंड। ये टाइम जो चल रहा है किसमें चल रहा है, सेकंड में चल रहा है, और इधर सारी कंसंट्रेशन चल रही है। ठीक है चलो 0.04 कंसंट्रेशन है तब टाइम है 600, 0.06 पर टाइम है 400 सेकंड, टाइम कंसंट्रेशन है 0.08 तब टाइम कितना है 200 सेकंड। एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है जो 825 सेकंड पर कट कर रहा है, और इधर जो कंसंट्रेशन होगी वो कुछ 0.085 होगी। ठीक है, मैंने वैल्यू मानी है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट कैलकुलेट द रेट बिटवीन 400 टू 800 सेकंड, कैलकुलेट द रेट बिटवीन 400 टू 800 सेकंड। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, ये जो ग्राफ है किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए? हाँ, किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए। ये चीज आपको इसकी शक्ल देख के ही पता चलनी चाहिए, ग्राफ की शक्ल देख के पता चल जानी चाहिए कि जो ग्राफ हमें दिया गया है वो किसके लिए है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए। यहां पर जो ग्राफ है वो रिएक्टेंट का है, तभी कर्व क्या आ रहा है, डिक्रीज में हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। अगर रेट निकालनी है आपको, रेट निकालनी है फॉर द रिएक्टेंट, तो क्या करोगे, देखो 400 टू 800 सेकंड के बीच में बात कर रहे हैं, किसी गिवन टाइम इंटरवल के बीच की रेट कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो बताओ क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, वो मैं एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बोल रहा है। सही है, क्योंकि एक टाइम इंटरवल दिया ना, टाइम इंटरवल कब आता है, जब एवरेज रेट होती है। तो रेट क्या हो जाएगी, माइनस डीसी बाई डी। क्या हो जाएगी, माइनस डीसी बाई डी। बताओ मैंने माइनस क्यों लगाया, मैंने आपको बोला था ना कि रिएक्टेंट की टर्म्स में जो रेट आती है वो हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम पहले से माइनस साइन लेकर चलते हैं, अपनी तरफ से एक माइनस साइन लेकर चलते हैं। चलो ऐसा करो, माइनस साइन मत रखो, आप मत रखो, अभी देखते हैं बाद में। चलो कंसंट्रेशन चेंज कितना हो रहा है बताओ, कंसंट्रेशन चेंज कितना हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल 400 टू 800 सेकंड बोला है। ठीक है, तो फाइनल टाइम कितना है 800 सेकंड, इनिशियल टाइम कितना है 400 सेकंड। तो 800 सेकंड पर कंसंट्रेशन कितनी है 0.02 माइनस 400 सेकंड पर कंसंट्रेशन कितनी है 0.06। सॉल्व कर लीजिए इसे, ये आ जाएगा माइनस 0.04 अपॉन 400 सेकंड। सॉल्व कर सकते हो आप, ये आपका काम। तो यहां पर देखो, यहां पर जो रेट आई है देखो कैसे आई है, नेगेटिव आई है ना। इस नेगेटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव अगर मैं रखता हूं तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि जो मेरी रेट है, जो मेरी रिएक्शन की रेट है, रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या है, नेगेटिव। लेकिन हमने पढ़ा, हमें जानते हैं, नॉलेज हमें कि रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम पहले से यहां पर बाहर क्या लेके चलते हैं, एक माइनस साइन लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से देखो यहां पर बाहर एक माइनस साइन लेकर चलोगे आप तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो रेट क्या आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर है, तो ये तो क्या हुई आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हुआ। सेकंड को सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 600 सेकंड गिवन टाइम इंटरवल पर, सॉरी फिक्स इंस्टेंट टाइम पर आपसे क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, मतलब कि इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रेट रिएक्टेंट की बात करेगा यहां पर इंस्टेंट माइनस डीसी बाई डी। माइनस क्यों लिया यहां पर वापस मैंने, क्योंकि ये भी किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम रिएक्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन चेंज, अब देखो यहां पर तो क्या होता है, आपको टेंजेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो 0.085 है, कितना है 0.085 अपॉन अपॉन क्या आ जाएगा, टाइम, टाइम कितना होगा 825। तो बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा। तो ये था मेथड इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को कैलकुलेट करने का। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। तो देखो आज हमने क्या सीखा स्टूडेंट, आज हमने केमिकल काइनेटिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन देखा,
फिर हमने ये देखा कि केमिकल फिनोमिनन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बाय थर्मोडायनेमिक्स, एक होता है बाय काइनेटिक्स। फिर हमने ये देखा कि जो केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्टेंट की स्टडी करने वाले हैं वो हम दो लेवल पे करने वाले हैं। एक तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जहां पर हम कंसंट्रेशन चेंज को पढ़ेंगे, एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल जहां पर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे। फिर हमने रेट की बात करी कि रेट कितनी तरह की होती है, दो तरह की, एक होती है एवरेज और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। दोनों के ग्राफ स्टडी किया हमने और एक न्यूमेरिकल को भी चेक कर लिया हमने। ठीक है, तो आई होप यहां तक का आपको टॉपिक क्लियर होगा। वीडियो को अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो आप उसे वापस रिवाइज करके 1 से 2 बार पढ़े और अच्छे से इसके नोट्स कंप्लीट करें। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।